अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन राज्य है। ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के कई महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखने को मिलते हैं और उन्हीं में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसके प्रांगण से इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तमाम विशेषताओं के साथ उड़ीसा की एक और विशेषता है, यहाँ पर मोती पर किए जा रहे अनुसंधान। जी हाँ, मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। आयुर्वेद में इसे तन और मन की शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर इसके बने गहनों की बात करें तो अपने आप में बात निराली हो जाती है। इसीलिए मोती हर महिला का भी प्रिय रत्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उड़ीसा में स्थित सीफा में किस तरह के अनुसंधान, किस तरह का कार्य मोती के क्षेत्र में किया जा रहा है और मोती की खेती को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। देखते हैं मोती की खेती। आपने मोतियों के बने हार और दूसरे गहने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मोती आखिर आते कहां से हैं? ये पानी से आते हैं और सीप के अंदर बनते हैं। आम धारणा ये भी है कि मोती समुद्र में बनते हैं। हालांकि ये बात सच है, मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये मोती तालाब में भी बनने लगे हैं। इनकी मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए मोती की खेती होने लगी है। जी हाँ, मोती की खेती बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली पालन किया जाता है। अगर आपके पास कम जमीन है और इससे आपको बहुत ज्यादा आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो मोती आपके लिए कमाई का अच्छा विकल्प हो सकता है। खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब खुदवाकर आप मोती उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपके पास तालाब खुदवाने का भी इंतजाम नहीं है, तो टैंकों में भी ये काम किया जा सकता है। बड़े किसान भी दूसरी फसलों के साथ साथ मोती उत्पादन कर सकते हैं। सीप यानी घोंघे का ऊपरी खोल बहुत ही मजबूत होता है। इसके अंदर जब कोई रेत का कण चला जाता है तो घोंघे उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाने लगते हैं। यही परत धीरे धीरे मोती बन जाती है। मोती बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मोती को दूसरे तरीकों से भी बनाया जाने लगा है। इस तरीके में सीप के अंदर कोई पदार्थ डाल देते हैं और फिर उसे तालाब के पानी में छोड़ देते हैं। इस तरह उस पदार्थ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और मोती का क्रिस्टल बन जाता है। इस विधि से मोती बनाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। आजकल बाजार में जो डिजाइनर मोती मिलते हैं उनमें न्यूक्लियस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह का मोती चाहिए उस तरह का न्यूक्लियस डालना होगा। न्यूक्लियस है वो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल न्यूक्लियस है, एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियस है। नेचुरल न्यूक्लियस क्या है, जैसे कि आप कभी भी स्टोन या सैंड का जो पार्टिकल्स है या कुछ भी वो भी यूज कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम लोग उसको न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाते हैं। जो आर्टिफिशियल आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आर्टिफिशियल न्यूक्लियस कैसे बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाने से पहले वो मेन होना चाहिए कि वो कैल्शियम का बनना चाहिए, क्योंकि वो जो एनिमल है वो ऑलरेडी कैल्शियम, उसका सेल जो है कैल्शियम का है, तो उससे अच्छा शाइनिंग भी आता है। और दूसरा क्वालिटी है कि अगर दूसरा भी हम लोग कुछ
यूज करेंगे तो वो हाजार्डस नहीं होना चाहिए, बायो कंपैटिबल होना चाहिए, कि ये कुछ वो जो सीप को, मसल को कुछ नुकसान ना कर दे। इसीलिए हम लोग जो भी यूज करेंगे मटेरियल वो बायो कंपैटिबल होना चाहिए। और ऐसा और एक है कि उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा नहीं होगा तो वो पानी में शिप से निकलकर पानी में फ्लोट करेगा। तो इसीलिए उसको वहाँ पे मगर न्यूक्लियस में रहना है, तो इसीलिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी थोड़ा चेक करना है। पाउडर बनाने के लिए उसको वो काला काला रहता है, तो इसीलिए हम लोग उसको ब्लीचिंग पाउडर में 2 to 7 डेज के लिए उसको रखते हैं साफ करने के लिए। तो वो साफ हो जाएगा तो उसको हम लोग पाउडर करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और छन्नी में वो पाउडर बना देते हैं। एग सेल पाउडर भी बना सकते हैं। जो हम लोग एग खाते हैं वो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर उसको थोड़ा साफ करके उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये दोनों अवेलेबल है तो ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा प्राइस आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा। मगर अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप एक्रेलिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मीन्स दुकान में जाके कहाँ पे पूछना, वो बोलते हैं कि डेंटल फिलिंग पाउडर जो है वो उससे भी अच्छा बनता है। सीप की हजारों किस्में हैं और उनकी शेल गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, भूरे या फिर किसी और रंग के भी हो सकते हैं। मोती बनाने वाली किस्म बाइवॉल्व कहलाती है। इसमें से भी ऑयस्टर प्रजाति सबसे ज्यादा मोती बनाती है। सीप और मीठे पानी में इस तरीके से तैयार मोती ही सबसे ज्यादा बेचे जा रहे हैं। ये कीमती होते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाले भी। फिल्म उपकार का एक गाना आपने जरूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस गाने के बोलों में मोती की खेती ने सच साबित कर दिखाया है और वाकई में अब सच में मोती की खेती हो रही है। कृषि विशेष में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा खास अंक मोती की खेती जारी रहेगा। बने रहें आप दूरदर्शन किसान के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोती एक प्राकृतिक रत्न है। सीप के अंदर से हमें मोती प्राप्त होता है, या फिर ये कहें कि जब कोई बाहरी कण सीप के अंदर जाता है तब मोती का निर्माण होता है। लेकिन जिस तरह से मोती की मांग है उसके अनुसार प्राकृतिक मोती पैदा नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए किसान अब मोती की खेती कर रहे हैं। मोती की खेती एक विशेष शैली है जिसमें कुछ वैज्ञानिक विधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे होती है मोती की खेती। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मोती की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए आपको एक तालाब चाहिए या फिर छोटी छोटी हौज। कुछ किसान बहुत बड़े तालाब में भी मोती पालन करते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सीपों का इंतजाम करना होगा। इसके बाद छोटी सी शल्यक्रिया के जरिए हर सीप के अंदर न्यूक्लियस डालने होंगे। न्यूक्लियस साधारण भी हो सकते हैं और डिजाइनरदार भी। अब सीप बंद करके नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण करते रहें। कोई सीप मर जाए तो उसे हटा दें। फिर इन सीपों को नायलॉन के बैग में रखकर बांस या पीवीसी की पाइप की मदद से तालाब में लटकाएं। याद रहे, मोती की खेती बहुत ही कुशलता से भरा काम है, इसीलिए ट्रेनिंग लेकर ही इसकी शुरुआत करें। मोती की खेती जो है सो एक स्किलफुल टेक्नोलॉजी है, और जो इसके लिए हमको एक सीप की जरूरत होती है जिसको लेमलिडेंस मार्जिनैलिस कहते हैं। इस लेमलिडेंस मार्जिनैलिस जो है भारत के सभी राज्यों में इसकी उपलब्धता है,
और ये जो है सो भारत में एक अच्छा किस्म का मोती उत्पादन करने के लिए उपयुक्त होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मोती पालन के लिए आप टैंक में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, मिट्टी के तालाब में कर सकते हैं, या एक विशेष प्रकार का सर्कुलर टैंक है उसमें भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास तालाब की उपलब्धता नहीं है। सीप के अंदर जैसे ही रेत या कण या कोई और परजीवी या न्यूक्लियस डाला जाता है तो उसका रक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। ये रक्षा तंत्र न्यूक्लियस पर चमकीले पदार्थ की परत चढ़ाने लगता है। यही परत मोती बन जाती है। गोल मोती बनने में 18 महीने का समय लगता है, जबकि डिजाइनर मोती तैयार होने में सिर्फ 12 महीने। याद रहे, इस तरीके से तैयार मोती भी प्राकृतिक ही होते हैं, बस इंसान इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से आकार दे देता है। हाँ, बाजार में असली और नकली दोनों तरह के मोती हैं। उनकी पहचान खुरदरेपन से की जा सकती है। दांतों से रगड़ने पर अगर खुरदरापन महसूस हो तो समझ लीजिए कि ये असली मोती है। नकली मोती एकदम चिकना होता है। इसके अलावा असली मोती से इंद्रधनुषी रंग निकलते हैं, नकली में ये रंग नहीं होते। तो ये जो है नेचुरल मोती है। इसी कंसेप्ट को हम लेते हुए हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं, उसको हम इसी कंसेप्ट को लेके हम उसको आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है उसका हम एक निर्माण करते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद जो है सो हम उसको इम्प्लांटेशन करके सीप के शरीर के अंदर डालते हैं, और डालने के बाद जो है उसको हम खाने का प्रबंध करते हैं, उसका पानी की गुणवत्ता ये सब देखते हैं, और ये तालाब में हैंगिंग करके लटकाते हैं पॉकेट नेट में, या टैंक में रखते हैं जिसमें एक सर्कुलर वाटर फ्लो रहे। मोती की खेती सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी खेत में हम मोती उगा रहे हों, लेकिन पारंपरिक खेती से काफी भिन्न है। तालाब और जलाशयों में मोती की खेती की जाती है, वो भी सीप के माध्यम से। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि तालाब की मिट्टी का किसान ध्यान रखे। सीप की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको अच्छे मोती प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे मोती की खेती में हमारे किसान अच्छे मोती प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे भाव बाजार में ले सकते हैं। देश के किसी भी राज्य में मोती उत्पादन का काम कर सकते हैं। अगर पैसे की कमी है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता ली जा सकती है। बहुत से किसान मोती उत्पादन में अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप इसे शुरू करने की सोच रहे हैं तो ओडिशा के केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान आपको प्रशिक्षण दे देगा। सिर्फ 5 दिन का प्रशिक्षण। इन 5 दिनों के दौरान सीप इकट्ठा करना, न्यूक्लियस को सीप में डालना, तालाब प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता बनाए रखना और सीप से मोती निकालना, सब कुछ सिखाया जाता है। 3 तरह का सीप को हम मोती पालन में यूज कर सकते हैं। एक लेमलिडेंस मार्जिनैलिस है, लेमलिडेंस कोरिएनस है, और पेरेसिया कोरोगेटा है। तो ये सीप जो है आपको उसको जो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने से पहले हम उसका हेल्थ कंडीशन देखते हैं, वो हेल्दी है कि नहीं, डिजीज फ्री है कि नहीं, उसको कुछ रोग है कि नहीं, और उसका एक्टिविटी, उसका जो मुंह खुलना बंद होना वो जो है सो आसानी से कर पा रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम पहले उसको सीप को लेते हैं। और सीप का जो साइज है वो 7 से 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, 7 से 9 सेंटीमीटर। और स्वस्थ सीप को हम इसको इम्प्लांटेशन में उसको पहले हम लेबोरेटरी में लाते हैं और प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग करते हैं। सीप में आमतौर पर कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। हाँ, कभी कभी लीच की समस्या आती है, जिसे केमिकल या दूसरे तरीकों से हटा देते हैं। सीप के दोनों ओर से डिजाइनर मोती लिया जा सकता है। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सीफा में मोती उत्पादन पर लगातार काम हो रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक कम समय में छोटी सी जगह पर भी मोती उत्पादन के तरीके खोज रहे हैं। इस काम में कामयाबी मिल भी रही है। अगर अनुसंधान सफल हो गया तो 1 वर्ग मीटर में भी मोती पाले जा सकेंगे। सीप में न्यूक्लियस डालना एक हुनर है। इसमें काफी सावधानी की जरूरत होती है। ये जो देखिए आपका यहाँ पर पैलियल टिश्यू है, इसको हम उठा देते हैं, ऐसे लिफ्ट करते हैं
और इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस जो प्लेन सरफेस है वो इससे सेल से टच होगा। प्लेन सरफेस जो है हम सेल ऐसे डालते हैं, हम एक पोजीशनिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका प्लेन सरफेस है, इसको हम यहाँ पर डालते हैं ऐसे फोर्सेप की सहायता से, ये है। और इसके बाद जो है आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंड में, जैसे आपको कंफर्टेबल है। हम स्टैंड में कर रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर जो है हम ऐसे डालते हैं अंदर। ये देखिए, जहाँ तक आपको सहूलियत हो वहाँ तक आप डालिए, फिर उसको हम बंद कर देते हैं। सीप का खोल कैल्शियम का अच्छा माध्यम है। इसका इस्तेमाल कैल्शियम की दवाओं में, चूना बनाने में और हैंडीक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अर्थराइटिस में भी सीप उपयोगी है। न्यूक्लियस तैयार करने के लिए बेकार सीप के पाउडर और एक तरह की गोंद की जरूरत होती है। इस मिश्रण को डाई में डालकर अलग अलग डिजाइन के न्यूक्लियस तैयार किए जाते हैं। सीफा के वैज्ञानिक इस तरीके के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आज आइए आपको दिखाती हूँ कि एक्रेलिक पाउडर से कैसे हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसीलिए आपको 1 स्पून ऐसे एक्रेलिक पाउडर लेना है। हम लोग एक्रेलिक जेल डालते हैं तो उसको एक सेमी सॉलिड टेक्सचर देने के लिए। इसको हो गया ये, और इसको इमीडिएटली आप बनाने के बाद उसमें डाल देना है। जनरली ये जो एक्रेलिक पाउडर होता है हमारा जो डेंटल फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इतना हाजारस नहीं होता है, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। जिन लोगों के पास जगह की कमी है वो टैंक में भी मोती पालन कर सकते हैं। हालांकि इसका तरीका तालाब विधि से थोड़ा अलग होगा। किसान बंधुओं को जो है सो तालाब नहीं है, तो वो ये 500 लीटर का FRP टैंक है। ये हम इस ढंग से डिजाइन किए हैं कि यहाँ वाटर का फ्लो जो है ना एक सर्कुलर मोशन में बना रहता है। कृषि विशेष मोती की खेती में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मोती की खेती साथ में ही एक उद्योग का रूप भी ले सकती है। मुलाकात करवाएंगे आपके एक ऐसे ही सफल किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष मोती की खेती। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि मोती की खेती करने के साथ साथ इसके उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आप लगन और इच्छा शक्ति के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें तो मंजिल दूर नहीं है। तो मुलाकात करवाते हैं मोती की खेती करने वाले एक ऐसे ही सफल किसान से। ये हैं भुवनेश्वर के चिन्मय साहू। इन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियर में पढ़ाई की है। कुछ समय पहले तक ये एक एयरलाइंस में काम किया करते थे। जल्द ही इन्हें पता चल गया कि नौकरी में तरक्की बहुत सीमित है। अगर अच्छी कमाई करनी है तो खुद का कारोबार करना होगा। इसी बीच इन्हें मोती की खेती के बारे में पता चला। अच्छी संभावना देख इन्होंने प्रशिक्षण लिया और काम शुरू कर दिया। मोती उत्पादन जल कृषि का हिस्सा है और जल कृषि में मछली पालन भी आता है। कारोबार को आगे बढ़ाते हुए चिन्मय ने मछली पालन भी शुरू कर दिया। अगर अभी आप एक्वाकल्चर से कोई भी टॉपिक लेके आप स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे आपका फिश से स्टार्ट करते हो या पर्ल फार्मिंग से स्टार्ट करते हो, तो ऐसा है कि इसमें ग्रोथ इनिशियली नहीं है, इसमें कुछ ड्यूरेशन है। जैसे हर बिजनेस में होता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं अभी, तो वो स्टार्ट करते करते पार्ट टाइम इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई किसी को छोड़ के स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो पर्ल फार्मिंग ऐसा चीज़ है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप अगर वीकली वंस भी अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं विथ एन एवरेज ऑफ 5 आवर्स भी,
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना भी काफी है। चिन्मय का कहना है कि मोती उत्पादन के लिए किसान को बहुत ज्यादा मेहनत या समय नहीं देना होता। हफ्ते में 5-6 घंटे की देखभाल काफी है। हाँ, जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और देखभाल में बहुत बारीकी चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ बड़े नुकसान कर सकती हैं। दूसरे कारोबारों की तरह मोती में भी पैसा तुरंत नहीं बरसने लगता, बल्कि इसमें समय लगता है, जैसा कि चिन्मय को लगा। ये अपने काम के दायरे को लगातार बढ़ा रहे हैं। खुद ही मोती की कटिंग कराते हैं, पॉलिश कराते हैं और ज्वेलरी भी बनाते हैं। वो हमेशा ढूंढते हैं कुछ डिफरेंट, कुछ एलिगेंट टाइप का कुछ ढूंढते हैं। वो कोई जैसे रॉयल पर्ल का बेस होता है रॉयल्टी, क्योंकि वो पहले जमाने में होता था जब राजा रानी वो लोग होते थे, वो लोग गिफ्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सब ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सब मेटल और ऑक्साइड मटेरियल का पहनते हैं, लेकिन कोई पर्ल का उतना डिफाइन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखे जाए तो पर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्योर भी है। उसका एलिगेंट इतना है कि अगर आप दूर से भी देखें तो उसका साइन आता है। और डिज़ाइन आपके मर्जी से होगा। अगर आप चाहेंगे, आपको डिज़ाइन चाहिए, जैसे फ्लावर हो गया या तो हार्ट शेप हो गया और कोई गॉड का हो गया, तो गॉड का जो रहता है वो तो ज़्यादातर पेंडेंट के बेस पे जाएगा, लेकिन जो फ्लावर और पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। हम जान चुके हैं कि न्यूक्लियस बनाने के लिए एक तरह की गोंद की जरूरत होती है। चिन्मय का कहना है कि ये गोंद धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिससे सीप के शरीर में संक्रमण हो जाता है। इन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। ये सीप के खोल से ही न्यूक्लियस तैयार कर रहे हैं। चिन्मय के अनुसार गोंद के न्यूक्लियस में 50% तक सीप मर जाती थीं, जबकि खोल के न्यूक्लियस में नुकसान 20% ही रह गया है। मोती पालन में वो अब काफी पारंगत हो गए हैं, इतने पारंगत कि दूसरों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो आप सिफा से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा। यहाँ जो है मेरे एंड पे होता है कि मैं आपको पर्टिकुलर स्टार्टिंग से, मतलब जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आपका जो रेगुलर मेंटेनेंस का जो प्रोसेस रहता है वो भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगा। ऐसा है कि मतलब आपको हर पहला 2 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ जाता है कि फीडिंग तो चल ही रहा होगा, लेकिन उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो हम लोग इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं और मेंटेनेंस जो होता है वो सब डिजीज वगैरह वो सब वेरीफाई करना वो आपको सिखाना पड़ता है। भारत बड़ी मात्रा में मोतियों का आयात भी करता है और निर्यात भी। चिन्मय की नजर अब निर्यात पर है। उनका कहना है कि मोती की खेती पार्ट टाइम ही शुरू करें। सर, मोती की खेती को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और भुवनेश्वर में काफ़ी स्तर पर इस पर काम हो रहा है। जो इंस्टीट्यूट है वो नई नई तकनीक डेवलप कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि फोकस करते हुए मोती पर किस तरह का कार्य हो रहा है? देखिए, अभी जो फोकस है हम लोगों का, एक्चुअली क्या होता है ना, अभी जो सीप से हम सिंगल पर्ल निकालते हैं, लेकिन अभी रिसर्च चालू है कि एक सीप से मल्टीपल पर्ल निकालने, एक सीप से कई सारे पर्ल वही है एक्चुअली। और ये सीप का साइज बड़ा होगा तो आपका नंबर ऑफ पर्ल्स ज्यादा निकल सकता है, और उसमें आप एक ही शेप में आप 3-4 कस्टमाइजेशन करके निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको एक शेप के लिए एक शेप को यूज करना चाहिए, एक शेप के 4 कस्टमाइज डिजाइन को देख के भी कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटी है कि किस्म डेवलप करना है एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इंटेंसिव करना है, फीड भी बनाना है और डायग्नोस्टिक और वैक्सीन किट भी बनाना है। और ये सारे टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइजेशन एक बार हो जाता है तो उसको आउटरीच कैसा होता है लोगों के पास लेके चलते हैं हम लोग। और अभी जो हमारा टेक्नोलॉजी है इट्स अक्रॉस पान इंडिया रीच किया है, और कुछ तो टेक्नोलॉजी ऐसे है कि नेबरिंग कंट्री ऑल्सो फॉलोइंग अस। कमिंग बैक टू ये जो है हमारा हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पे हम 2 किस्म की बात करेंगे, एक जयंती रोहू और काटला। और ये है इम्प्रूव्ड वेराइटी है। नॉर्मल रोहू और नॉर्मल काटला से उनकी जो ग्रोथ रेट है ज़्यादा है, फीड न्यूट्रल है और फार्मर बहुत मुनाफा मिलता है उनको, क्योंकि अगर नॉर्मल रोहू एक पीरियड में 100 ग्राम होता है, ये जयंती रोहू 118 ग्राम होगा। और काटला ऐसा है, अगर नॉर्मल काटला 100 ग्राम होगा तो ये इम्प्रूव्ड काटला 115 ग्राम होगा। सर, मोती की खेती अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी कमर्शियली अपनाया जा रहा है। जापान, चाइना तो काफ़ी आगे हैं। अब हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किसान इसे क्या मुख्य फसल मतलब मेजर क्रॉप की तरह ले सकता है?
ये मोती की लेके सिफा का बहुत प्रगति हुआ है। चलिए, हमारा जो मोती का चाष है मोस्टली इट इज फ्रेश वाटर। अगर आपने जो जापान और चाइना की बात की है, दैट इज मोस्टली इन द मेराइन पर्ल। और हमारा ये जो मोती का जो फार्मिंग सिस्टम है यहाँ पे फॉर लास्ट 2 डिकेड्स हम लोग काम कर रहे हैं और ये इजी प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का। नॉर्मल सीप में हम लोग कस्टमाइज मोती बनाते हैं। अगर आपको किसी की स्टाइल का डिज़ाइन का मोती चाहिए, वो मोती हम बनाते हैं। एक्चुअली वो एक न्यूक्लियस बनाते हैं, वो न्यूक्लियस को वो सीप के अंदर डालते हैं, फिर एटलीस्ट 180 to 190 डेज के अंदर में वो मोती, वो जो कस्टमाइज है, कोई भी कस्टमाइज पर्ल निकलता है। और ये ऐसा हुआ है कि अभी ये मोती का कम से कम अराउंड इन इंडिया में 100 से 200 फार्मर अपने हिसाब से कर रहे हैं। और हमारा ऐसा भी आप देख लीजिए, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके वो अपनी स्किल बढ़ा के अभी मोती का फार्मिंग कर रहे हैं। सर, मोती की खेती की जब हम बात कर रहे थे तो सुनने में थोड़ा लोगों को लगता है कि क्या मोती की भी खेती हो सकती है। अभी तक वही धारणा बनी हुई है कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती है उसी में मोती होता है। ये जो अलग कैसे है और कैसे इसे हमारे किसान मुख्य तौर पर अपना सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा तालाब होगा तो आप मोती कर सकते हैं। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये मोती का ये बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर है। ओनली चीजें आपको सिस्टमेटिकली करना चाहिए और जितना तालाब में आप करा सकते हो, क्योंकि इसमें के लिए आपको ज़्यादा इंटेंसिव नहीं चाहिए। अगर लेकिन आपको कमर्शियल स्केल में पहुंचाना है और एक्सपोर्ट मार्केट देखना है तो ओनली थिंग जो टेक्नोलॉजी उसको बस स्केल अप करना चाहिए और तालाब ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और एक दूसरा चीज़ ये जो सीप का है, सीप का क्वालिटी भी एक अच्छा होने से आपका मोती की क्वालिटी भी अच्छा आ जाता है। मोती की चमक ही उसकी गुणवत्ता का प्रतीक होता है और आज के समय में जिस शैली से मोती की खेती की जा रही है उसमें गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी तमाम मानकों का ध्यान रखा जाता है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको पसंद आया होगा। आज के कृषि विशेष में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी मोती की खेती के बारे में। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई सवाल है, किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सोमवार शाम 6 से 7